माननीय डॉक्टर हरिराम कुशवाहा जी। जय भीम, जय मूल निवासी बहुजन साथियों। पहले प्रबोधन सत्र का जो विषय है, यह विषय संगठन के साथियों ने बड़ी लगन और सूझबूझ के साथ डिजाइन किया। राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारी नज़र सतत बनी रहनी चाहिए। एक पेट है, एक मस्तिष्क है। जिंदा रहने के लिए हम अन्न का सेवन करते हैं और सामाजिक जीवन में यह मुहावरा लोकोक्ति चल पड़ती है कि अन्न सबसे बड़ी चीज है। जब हम ये कहते हैं कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क है, तो इस शरीर की सबसे बड़ी जो जरूरत है वह रोटी नहीं है, वह शिक्षा है। और इसलिए शिक्षा को हम छोड़ नहीं सकते। शिक्षा पर चर्चा करना चाहते हैं। समाज जीवन में शिक्षा का प्रसार हो। हमारे पुरखों ने भी कहा है कि शिक्षा के बिना न तो हमारा जीवन सुंदर हो सकता है, न शिक्षा के बिना हमारा जीवन आनंदमयी हो सकता है। और न ही इस आनंदमयी जीवन को प्राप्त करने के लिए, समाज में बराबरी को प्राप्त करने के लिए, समाज में सम्मान को प्राप्त करने के लिए बगैर हम शिक्षा को उसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं, गुलामी की एहसास भी हमें बगैर शिक्षा की नहीं हो सकती है। अशिक्षित व्यक्ति जड़ पदार्थ के समान होता है, उसे गुलामी की एहसास नहीं होती। इसलिए शिक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दे को हम लोगों ने सामने लाया और ये उम्मीद रखा कि वर्तमान समय में जो हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जो देश को दिशा देने की कोशिश कर रही है, वह शिक्षा को अपने प्राथमिकता में कहाँ रख रही है। समय समय पर देश में शिक्षा नीतियां बनते रही हैं। हर एक नीतियों के अपने कुछ पहलू होते हैं और उन पहलुओं को बेहतर तरीके से रखने की कोशिश सरकारें और सिस्टम करता है। लेकिन कुछ उसमें छुपे हुए एजेंडे भी होते हैं। कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था जब एक नीति सामने लाती है तो उसके सिर्फ बाहरी आवरण कैप्सूल की तरह दिखाई पड़ती है जिस पर मिठास होता है, लेकिन उसके अंदर जो क्रूर तत्व छिपा रहता है वह सामान्य लोगों को नहीं दिखता। पारखी लोग इसको देखते हैं और इस क्रूरता को समाज के सामने लाकर रखने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर यह शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया के क्रम में इसका प्रारंभिक ड्राफ्ट पब्लिक किया गया और इस पर समाज के लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए। लेकिन जब व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं होती है तो उत्तम सुझाव जो दिए गए होंगे उनका क्या हुआ होगा, फिर ये हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इस शिक्षा नीति में कुल 27 अध्याय हैं और इन अध्यायों में कई जगह प्रथम दृष्टया बहुत सुंदर बातें लिखी गई है, लेकिन उसका ठीक प्रकार से अनुपालन नहीं किया जाएगा तो हमारे भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। हमारी पीढ़ियां विकलांग हो सकती हैं। इस नीति के अध्याय 7 में स्कूलों के क्लस्टर की बात कही गई है और उसमें यह बात शामिल किया गया है कि किसी क्लस्टर क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी संस्थान और निजी संस्थान दोनों एक दूसरे के संसाधन को यूज कर सकेंगे, मिलकर के यूज करेंगे। इसी नीति के दूसरे पैरा में, दूसरे अध्याय में ये बात कही गई है, निजीकरण की बातें भी हैं। तो जब एक क्लस्टर में निजी क्षेत्र के स्कूल और सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूल संसाधनों का सम्मिलित रूप से सदुपयोग करेंगे, इसी में वह तत्व भी छिपा हुआ है जो सार्वजनिक संस्थान है वह निजी क्षेत्र के लिए खुल जाएंगे और हमारे सार्वजनिक संस्थानों में निजी क्षेत्र की भूमिका हस्तक्षेप बढ़ जाएंगे। और आप देखेंगे कि
शीघ्र ही कुछ दिनों में कुछ पूंजीपति घराने इस शिक्षा जगत पर कब्जा जमा लेगी। आपको यकीन नहीं होगा, आप टीवी पर आने वाले, मोबाइल पर आने वाले कुछ विज्ञापनों को देखा होगा। देखते देखते रातों रात बैजूज जैसी कंपनी भारत की आधे से अधिक शिक्षा क्षेत्र के ट्यूशन के ऊपर कब्जा कर ली और रातों रात ये मुश्किल से 3-4 महीने की घटनाएं हुई। तो इस प्रकार से और इस तरह की कंपनियां जब आती हैं तो उनके पीछे कुछ खास पूंजीपति घराने होते हैं, उनके खास मकसद होते हैं। आप यह भी देख चुके हैं इस समाज में कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो परीक्षाओं, एडमिशन के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं, भारत में जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जो सीट है, उस सीट से कम 19 गुना अधिक रिजल्ट दिए जाते हैं। और यह शिक्षा में के क्षेत्र में, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन में ट्यूशन फीस के नाम पर एक बड़ी राशि को बढ़ाने में सहयोग देता है, लेकिन इनको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे ही विसंगतियों में जो बच्चे पहले 5 वर्ष की उम्र से पढ़ना शुरू करते थे, जिनका बौद्धिक रूप से विकास होने के पहले शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विकास होना जरूरी होता था, उस प्रक्रिया में अब प्ले स्कूल को भी सार्वजनिक जीवन में लाया गया है। और ये जो क्रम है, इसमें बदलाव किए गए। जो पहले 10+2 की व्यवस्था थी, उसके जगह पर अब 5+3+3+4 की व्यवस्था लाई गई है। आज से करीब 15 वर्ष पहले एक व्यवस्था लाई गई थी कि क्लास 1 से लेकर के 10th तक, 9th तक बिना विद्यार्थियों का परीक्षा लिए उन्हें क्लास में अपग्रेड किया जाता था। और उसका परिणाम हुआ कि आज जो बच्चे क्लास 1, क्लास 2 बिना परीक्षा दिए अपग्रेड हुए, वे BA पास अनपढ़ हो गए हैं आज। और आज अब ये प्रक्रिया पुनः एक बार बढ़ाई जाने की कोशिश की जा रही है कि तकनीकी शिक्षा के नाम पर सबके हाथ में तो डिग्रियां होंगे, लेकिन रोजगार नहीं होगा। तो इस प्रकार से बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार करने की एक साजिश है और ये नीति एक छलावा है। चूंकि हम मूल निवासी बहुजनों को इसमें बहुत कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा। आज के हमारे जो विद्वान वक्तागण हैं, आपने नाम की चर्चा पहले सुना है, इधर हमारे संचालक महोदय ने पढ़ा है। आप सभी विद्वान वक्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति 2020 है, जिसके 3 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी उसका कोई सकारात्मक नज़र अभी नहीं आया है। इन चीज़ों पर बारीकी से सभी विद्वान अपनी अपनी बात को रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप बामशेफ के कैडर इन बातों को अवलोकन करेंगे, सूक्ष्मता से सुनेंगे, समझेंगे और इन नीतियों की बारीकियां जो यहाँ पर सुनेंगे, जानेंगे। जो षड्यंत्र है जिससे हमारे बच्चों पर, हमारे अभिभावकों पर जो बोझ बढ़ने वाला है, इसको जान करके समाज में ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने इस विषय की प्रस्तावना को यहाँ समाप्त करता हूँ, ताकि हमारे अगले वक्ता आ सकें और अपनी बात रख सकें। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों।